बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन आज 28 नवंबर है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2025। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर कल रात जो धरना दिया, वो धरना तो आज सुबह जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से एक तो इमरान खान से मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की कोशिश भी की गई। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मिलने से इनकार कर दिया। ये इनकार क्यों किया गया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब वो सोहेल अफरीदी से मिलने के लिए क्यों रजामंद नहीं थे या मिलने से इनकार क्यों किया, इसकी वजह क्या है? इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से मुतल्लिक एक अहम खबर है। और फिर ये दो जज साहबान तो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए, क्या कुछ मज़ीद इस्तीफ़े भी एक्सपेक्टेड हैं? और अगर इस्तीफ़े आते हैं तो मुमकिन तौर पे उन इस्तीफ़ों की तारीख़ क्या होगी, डेट क्या होगी या डेडलाइन क्या होगी? कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब जांज़ेब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आज हम इकट्ठे व्लॉग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ट्रेंड है पिछले कई महीनों से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के साथ मुलाकात ना हो, इमरान खान साहब का मुकदमा ना लगे तो वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले जाते हैं, उनसे मुलाकात की कोशिश की जाती है। माजी में रिसेंट पास में मुलाकातें होती भी रहीं, आज मुलाकात नहीं हो सकी। सरफराज डोगर साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। ये कौन सा रूल है, कानून का कौन सा सेक्शन है या आइन का कौन सा आर्टिकल है कि अगर आपने कोई पटिशन दायर की है तो जो साइल है वो ख़ुद चीफ जस्टिस के चैम्बर में चला जाए उस दरख्वास्त की फिक्सेशन के लिए? और ये जो ट्रेंड है, आपने सुप्रीम कोर्ट में माजी में इस तरह के क्या कोई वाक़यात आपने विटनेस किए हैं कि चीफ जस्टिस के पास जाके आप अपना मुकदमा समाअत के लिए लगवाएँ, एक सियासी जमात उनके चैम्बर में जाके बैठ जाए? बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। किसी कानून में या आइन में तो ये नहीं लिखा हुआ कि साइल जो है वो चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एलीट हों, अगर आपके पास माली तौर के ऊपर या कोई पॉलिटिकल पार्टी की आपके पास बड़ी पावर हो, या आप जो है वो इस तरह का कोई रवैया कि जी आप पब्लिकली धमकियाँ दे सकें, तो फिर मेरे हाँ होता है ना कि कभी स्टेज पे चढ़ के जो है वो किसी को, जज को धमकी दे दी, कभी किसी को मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो आपको इस तरह की सहूलत मिल जाती है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस तरह की मुलाकातों का नाक़िद शुरू से रहा हूँ। आपको याद होगा हमने ये सिलसिला देखा जब उमर अता बंदयाल साहब से एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने मुलाकात की और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक पटिशन फ़ाइल कर दी थी। उस वक्त भी हमने इस इशू पे तनकीद की। याहिया अफरीदी साहब से सुलेमान सफदर साहब ने चैम्बर में मुलाकात की और उसमें भी डिस्कशन हुई कि जी हमारा केस नहीं लग रहा। गो के याहिया अफरीदी साहब ने उनको बताया कि यार ये वो अलग अदालत है, हम इसके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमने उस पर भी तनकीद की। अली अमीन गंडापुर साहब से भी वो भी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात कर चुके, अलीमा साहिबा भी मुलाकातें कर चुकी हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स हमारे सामने। एक और इंसिडेंट आप भूल गए जी। ये वैसे मैंने भी अपने 15 साल अदालती कैरियर में इस इंसिडेंट्स के अलावा या इन वाक़यात के अलावा मैंने नहीं देखा कोई साइल जो है, जो किसी ताकतवर मनसब पे है, ताकतवर ओहदा रखता है या आइनी ओहदेदार है, वो अदालत में आए और अपना मुकदमा जो है वो जज साहब के सामने या चीफ जस्टिस के सामने पेश हो, उसकी फिक्सेशन की दरख्वास्त करे। ये सारे वाक़यात जो है वो पीटीआई से जुड़े हैं। आपको याद होगा कि जहाँ गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, वहीं गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे। हाँ, लेकिन वो जो याहिया अफरीदी साहब थे वो बैरून मुल्क थे और मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात करके गए थे और कमरा अदालत में गए थे। जी जी जी, जी। वहाँ पर भी उन्होंने बात की थी कि हमारा मुकदमा समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन ये क्या ट्रेंड है? अच्छा चलें, ये ट्रेंड जो भी है इस पर भी आप अपनी बात करें। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब मुकदमात लगेंगे ही नहीं समाअत के लिए, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, मार्च 2025 का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि मुलाकातें करवाई जाएं खान साहब के साथ, और उसका एक मैकेनिज़्म, एक प्रोसीजर भी उसी ऑर्डर में दे दिया गया है। तो जब पटिशन्स नहीं लगेंगे तो फिर कहाँ पे जाएं? उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? जी, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मुलाकात होनी चाहिए। और अगर मैं जेल मैनुअल के मुताबिक
मुलाकात जो है वो अगर है ड्यू है तो ज़रूर होनी चाहिए, और ये बात भी दुरुस्त है कि, लेकिन एक सवाल इमरान मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं जो इस वक्त का जो सिनेरियो है, 3 हफ्ते तक इमरान खान की उनके अहल खाना या वो से मुलाकात वगैरह नहीं हुई, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया गया, और पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे खुद इस बात को एडमिट किया गया कि ये भारत से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स के ज़रिए ट्विटर पे ये खबर फैलाई गई कि ये खुदा ना खास्ता इमरान खान की मौत हो गई है। कट यहाँ पे कट, और मैं कट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि भारत का सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो तहरीक इंसाफ ने खुद कहा कि ये भारत से खबर चलाई गई, ये गंडापुर ने भी कहा, ये बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, लेकिन गंडापुर साहब ने रात स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, अडाला जेल में सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अलीमा अपने बुशरा बीबी साहबा वो भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनको भारत का जो प्रोपेगेंडा है उस पर वो ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने जो बात की है कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद हैं, खा पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन गंडापुर की बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। देखिए, अगर एतराज़ ये है, मतलब मैं एक सवाल उठाता हूँ बतौर सहाफ़ी, अगर एतराज़ ये है जी कि इमरान खान से मुलाकात होती है, बाहर पैगाम आता है और वो रियासत मुखालिफ, जी फ़ौज के मुखालिफ बात करते हैं, तो फिर एक सवाल इमरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 साल हो चुका है, 1 साल से तकरीबन वक्त में बहुत सारी ट्वीट्स इमरान खान की गुफ्तगू का पूरा मेकानिज़म था जी कि वेरीफाई करके हम बातें चलाते हैं, ट्विटर के ऊपर पैगामात चले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, ये वो, तो उस वक्त फिर ये सब कुछ क्यों होता रहा? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। जी आप दें, आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं इसका जवाब दूंगा। ये है कि फिर उस वक्त अगर ये सब कुछ होता रहा, क्योंकि हुकूमत से अगर पूछें तो वो तो कह रहे हैं जी कि नहीं जी हम तो नहीं हैं इसमें, तो अब सवाल ये है कि अगर पाबंदी उधर से है तो फिर पाबंदी उस वक्त उधर से क्यों नहीं थी? तो ये जो कुछ सवालात तो उठ रहे हैं ना जी। अब मैं जवाब दूँ इसका? जी जी प्लीज़। जहाँ तक साहब बात ये है, जैसे आपने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए, जेल मैनुअल ये कहता है कि आर्टिकल या रूल्स जो 265 है, आप पॉलिटिकल डिस्कशन कैदी नहीं कर सकता विजिटर के साथ जो मुलाकात करने के लिए आएंगे। और अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नवाज शरीफ भी मुलाकात करते थे, उनके पास भी दर्जनों लोग जाते थे मुलाकात करने के लिए, आप मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना बता दें कोई एक मुलाकात नवाज शरीफ की कि नून लीग के लोग या शरीफ ख़ानदान के लोग उनसे मिलने के लिए गए हों, लेकिन बैंड बाजा बारात के साथ गए हों कि आज मुलाकात हुई है जी, नवाज शरीफ ने ये पैगाम दिया है, उनके एक्स के ऊपर पोस्ट किया गया हो, उस मुलाकात पर जाने से पहले और वापस आने के बाद कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया हो, कोई धरना एहतजाज किया गया हो, कोई एक मुझे इंसिडेंट बता दें कि जब वो मुलाकात के लिए जाते थे ऐसे मीडिया का शो लगा के जाते थे। इमरान वसीम साहब, बहुत से लोग तो ये बात भी करते हैं कि ऐसा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं, ऐसा कोई एक इंसिडेंट है या नहीं है? नहीं है ना। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि उन्होंने मुलाकातों के मामले पे सियासत नहीं की। बेशक वो जहाँ पे जाके सियासी गुफ्तगू करते थे, लेकिन उस सियासी गुफ्तगू के साथ साथ वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते थे इदारों के खिलाफ, हालांकि उनके भी रिजर्वेशन थे कुछ लोगों के खिलाफ, जनरल बाजवा भी थे उस वक्त, जनरल फैज़ हमीद भी थे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये पहले पैगामात क्यों जारी होते रहे, ये अब सिलसिला क्यों रोका गया है जी, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि शायद जब ये मुलाकातें हो रही थी तो एक पटिशन मरवत साहब ने फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सेक्शन 265 को उन्होंने चैलेंज किया था कि ये जो रुकावट बनाई जा रही है खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से, ये आर्टिकल गैर कानूनी है, गैर आइनी है। सही। और फिर जैसे सरदार इजाद इसाक ने उस आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया था 265 को, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया था। और उसके बाद फिर जब ये 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, इस दौरान जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में सरदार इजाद इसाक साहब का वो फैसला सस्पेंड कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला सरदार इजाद इसाक वाला। और फिर ये जो चीज़ें चलती रहीं आपके सामने, जान से बासी साहब आपने विटनेस किया है, यहाँ पर तो ब्लैंकेट ऑर्डर भी जारी किए गए। आज सदर जरदारी के इस्तिस्ना की बात होती है कि उसको ताहियात इस्तिस्ना दे दिया गया। आपकी और मेरी उस पर राय ये हो सकती है कि ये ताहियात इस्तिस्ना जो है वो गैर शरई है और गैर कानूनी है, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर शरई है। लेकिन बात ये है लेकिन आइन का हिस्सा बना दिया गया, आइन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था जी कि आप इमरान खान को किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो मुकदमा जो दर्ज होने हैं, जो अभी दर्ज होने हैं, तो वो इस्तिस्ना नहीं था। बिल्कुल ऐसे। तो जब इस किस्म के ऑर्डर हो रहे थे, आज उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जी, बिल्कुल सही, उसके नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे, ऐसे ऑर्डर कहाँ पे होते हैं मुझे बताएं, किस कानून के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं कि आप इसको गिरफ्तार ही नहीं करेंगे? जी
وہ تو پھر ہمیں عمران وہ پھر سلسلہ پھر گڈ ٹو سی یو سے پھر شروع کرنا پڑے گا. تو پھر گڈ ٹو سی یو پہ اگر آپ آئیں تو مسئلے گڈ ٹو تو سی یو سے اگر ہم آگے بڑھیں تو منصور شاہ صاحب اطہر من اللہ صاحب تو استعفیٰ دے کے چلے گئے نا. اب مقدمہ کون سا تھا؟ عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس تھا. جی سائفر کا کیس تھا نا. اطہر من اللہ صاحب نے اس میں جو باتیں کی, وہ تاریخ سائفر کے کیس میں جو نوٹ لکھا وہ نوٹ کیا تھا؟ وہ سائفر کی ضمانت کا نوٹ تھا یا پورا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اس میں بیان کر دی وہ تھی؟ تو ان کا نوٹ ذرا ہمیشہ اس طرح کا ہوتا تھا نا کہ 47 سے لے کر وہ ذرا ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی تھے ہسٹری کہ جی یہ فلاں وقت میں یہ ہوا, فلاں میں یہ ہوا, فلاں میں. اور اس پورے نوٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کی ضمانت کی کوئی بات نہیں کی. چلو اینڈ میں جا کے ایک دو سطریں لکھی. ہسٹری انہوں نے بیان اب وہ ریزائن دے کے منصور شاہ صاحب بھی چلے گئے ہیں, چلے گئے. اطہر من اللہ صاحب بھی چلے گئے ہیں. بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ بڑے دن جو ہے وہ مطلب استعفیٰ انہوں نے 13 نومبر کو دیا, جی اور 13 نومبر کے بعد سے لے کے کافی دنوں تک ایک دو دن پیچھے تک دونوں جج صاحبان کی تصویریں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود تھیں. ٹھیک ہے. اور اب دونوں جج صاحبان کی تصاویریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہیں. اچھا دونوں کی تو جو یہ اتنا لیٹ. آپ بتائیں نا خبر کیا ہے, ہوا کیا ہے اصل میں؟ وزارت قانون سے آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی نا, وہ خبر شیئر کریں نا. وہ خبر تو عمران وسیم صاحب یہی ہے. اور پھر یہ بھی بتائیں, یہ دو جج صاحبان تو استعفیٰ دے کے چلے گئے. اب وہ جو ایک ہائپ تھی کہ بڑے استعفے آئیں گے, کوئی استعفوں کا امکان ہے پھر جو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ کیا استعفے آ سکتے ہیں ججز کے, کہ اس تاریخ کو کون سی ڈیڈ لائن ہو سکتی ہے؟ اچھا وہ جو جسٹس اطہر صاحب اور منصور صاحب والا معاملہ ہے وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے جناب. اچھا. اور ان کے استعفے کی منظوری, کیونکہ صدر سے تو خبر آ گئی تھی, نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا. تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور وہ اسی ڈیٹ سے ہی. نہیں, اس ڈیٹ سے نہیں ہے. اچھا اس ڈیٹ سے نہیں ہے. 13 کو استعفیٰ دیا دونوں جج صاحبان نے, ٹھیک ہے, لیکن استعفیٰ ایکسیپٹ کیا گیا 14 سے. 14 سے. تو وہ 13 تاریخ کو نوٹیفیکیشن پہ 14 سے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. 13 جمعرات کا دن تھا, ٹھیک ہے, 14 جمعے کا دن تھا, اور 14 کو جو سرفراز اپنے امین الدین خان صاحب انہوں نے آئینی عدالت کا حلف اٹھایا تھا. آئینی عدالت کے باقی ججز نے بھی حلف اٹھایا تھا. یہ ایک دن بعد اس لیے استعفیٰ ایکسیپٹ کیا گیا کہ اگر 13 کے انہوں نے وہاں پہ کورٹ کیسز کیے ہوں تو وہ کورٹ کیسز میں انہوں نے کورٹ آرڈر کیے ہوں گے, صحیح, تو اس کو کور دینے کے لیے اگلے دن ایک دن کا وقفہ ڈال کے جو ہے استعفے کو ایکسیپٹ کیا گیا. صحیح. اور میرے خیال سے جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب استعفیٰ ایکسیپٹ ہو جائے اس کے بعد نوٹیفیکیشن وزارت قانون جاری کر دیں کہ دونوں جج صاحبان آج سے سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدالتوں کے جج نہیں رہے, تو میرے خیال سے پیمنٹ بھی ان کی جتنی بنتی ہوگی وہ ادا کر دی گئی ہوگی. جی جی, وہ اسی حساب سے ہے. تو اب اگلے استعفوں کا بتائیں, اگلے استعفوں جو ہائپ تھی جو بڑے استعفے آ جائیں گے. ایک تو عمران خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ جو 3 ججز ہیں انہوں نے اپنے چیمبروں سے کوئی سامان شفٹ کر دیا ہے اپنے گھروں میں. کون سے 3 ججز, اور کون سی ہائی کورٹ کے ججز, کون سی عدالت کے ججز؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. ان میں جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں. اور یہ آج ڈان میں اسد ملک صاحب نے اس پہ لکھا بھی ہے, اور وہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر کوئی ریزگنیشن کی طرف 2 ججز کم از کم جاتے ہیں, جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق جہانگیری, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی مطلب ریزگنیشن ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کس امکان پہ بات کر رہے ہیں؟ وہ جب وہ بتائیں نا, اس کی لاجک بتائیں, ریزن بتائیں. دیکھیں بات ایک تو وہی ہے کہ پھر تبادلوں والا اگر کوئی سین بنتا ہے کہ ججز کے ٹرانسفر کے اوپر کچھ بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ ممکنہ طور کے اوپر یہ سٹیپ لیا جائے گا. لیکن دوسری وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, ایک تو چلے کہ اگر ٹرانسفر کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ ٹرانسفر کا معاملہ اتنی جلدی سرفیس ہوگا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو اسد ملک صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اور پھر آگے دسمبر آ رہا ہے, نومبر ختم ہو رہا ہے, دسمبر آ رہا ہے, اور دسمبر کی 30 تاریخ کو غالباً بابر ستار صاحب اور جہانگیری صاحب کے جو 5 سال کی میعاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مکمل ہونے جا رہی ہے. اور 5 سال کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے عدالتی فیصلے ہیں, قانون ہے, صدارتی آرڈر ہے کہ آپ مستقل پینشن کے مکمل پینشن آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ جو اسد ملک صاحب کہہ رہے ہیں, اب ان کی خبر کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ 31 دسمبر پھر استعفوں کی ڈیٹ ہوگی ایکسپیکٹڈ, امکان, پاسبلٹی؟ اگر پھر ہوا کوئی اس طرح کی بات تو یہی ہوگا, لیکن اس سے پہلے جیسے سرفراز ڈوگر صاحب بھی مجھے کافی متحرک لگ رہے ہیں. جیسے جہانگیری صاحب والا جو کیس اوپر نیچے لگا ہے تو وہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے, اس سے پہلے کوئی آرڈر ہی نہ آ جائے. اچھا, کو وارنٹو کی جو پٹیشن جہانگیری صاحب کی ڈگری کے معاملے پہ فائل کی گئی. دیکھیں اب ایک ہم نے تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا تھا کہ جوڈیشل ورک سے جناب آپ ایک جج کو نہیں روک سکتے, لیکن اس آرڈر میں عمران وسیم صاحب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب پہلے اعتراضات
کو देखें तो ये तो नहीं कहा ना कि हाई कोर्ट देख ही नहीं सकती। देख ही नहीं सकती, यार, मतलब उस यार। ऑर्डर में ये है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है भी आप कि इस आप दरख्वास्त को जी काबिल समात होने का फैसला करके, अगर ये काबिल समात है तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड भी करें। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है, आपको अदालती जो पुरानी प्रेसिडेंट हैं वो भी इजाज़त देती हैं जी तो कि मेरे जज ख्याल की अगर में- हाँ, क्वालिफिकेशन चैलेंज हो जाए तो क्वालिफिकेशन पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये तो नहीं लिखा हुआ ना जी कि आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जिस तरह से डोगर साहब थोड़े स्पीड में हैं कि पता लग गया उससे पहले ही यहाँ से कोई फैसला ना आ जाए, देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह चलें जाता है। चलें 1 दिसंबर को तो मुकदमा समात के जी, लिए जी, लगा जी, दिया गया है मियां दाऊद साहब काला, जो कि जंगेरी साहब की डिग्री में उसको चैलेंज करके उनकी क्वालिफिकेशन को दरअसल चैलेंज किया गया था। तो नाज़रीन ये हमारा आज का व्लॉग, मुझे और जांज़ेब अब्बासी को इजाज़त दें, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।